जैसा कि आज है आपका 16 मई को आपका थर्ड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था दोस्तों वो आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न, साथ में इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न मिले हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और गिव का जो आपका उत्तर है वो आपको वीडियो के बीच बीच में पूछ दिया जाएगा, तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। विजेता का घोषणा आपको शुक्रवार को शाम को या शनिवार के वीडियो में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया था कि कथक जो नृत्य है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था कथक नृत्य के बारे में। तो इसको बता दें दोस्तों, ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश राज्य दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य शैली की उत्पत्ति की बात करें तो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से है। इसके अलावा ये भारत में सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। कथक नृत्य के 3 विशिष्ट रूप है, पहला तो लखनऊ घराना है, दूसरा जयपुर है, आपका तीसरा बनारस घराना है, ठीक है। इसके अलावा इस नृत्य के जो आपके सब कुछ कहाँ पर किया गया है तो ये आपका नाट्यविद भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। संस्कृत हिंदू पाठ्य नाट्य शास्त्र में इस नृत्य का जो है कि चर्चा है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपके कथक नृत्य से संबंधित आपके प्रश्न हैं। तो जैसा कि मालूम होगा कथक एक आपका नृत्य ही नहीं, कथक एक आपका दोस्तों क्या है, तो दोस्तों आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। क्या है तो दोस्तों आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। वहीं पर शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो वर्तमान में संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा वर्तमान में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों को दर्जा प्राप्त है, जिसमें तो एक आपका कथक हो गया है। दूसरा नृत्य की बात करें तो फ्रेंड्स तो वो आपका भरतनाट्यम है, जो कि बहुत ही पुराना, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है, जो कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बात करें तीसरा शास्त्रीय नृत्य का तो ये दोस्तों आपका कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है। चौथा पे याद रखिएगा सतरिया, ये दोस्तों कहाँ का है तो ये आपका असम का है। इसके अलावा 5वां नंबर पे याद रखिएगा आप तो मोहिनीअट्टम का, और आपका 6ठा नंबर पे याद रखिएगा कथकली का, ठीक है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोस्तों आपका कहाँ का है तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आपका 7वां नंबर पे याद रखिएगा ओडिसी, जो कि दोस्तों आपका कहाँ का है तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और 8वां नंबर पे आपको याद रखने की जरूरत है मणिपुरी का, जो कि दोस्तों आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है जो कि हमारे संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि जो लोग भी अभी तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए अभी तक के 27 शिफ्टों को आज मिला दें तो 30 शिफ्ट के पीडीएफ है, जो कि आपको 700 750 प्लस प्रश्नों का उत्तर है उसमें, और आपको साथ में साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जिससे कि जो प्रश्न है आपका बन रहे हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आपको मात्र 20 रुपये का न्यूनतम शुल्क देखना होगा, और इसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप जाके डायरेक्ट लिंक से भी आप आ सकते हैं व्हाट्सएप चैट पर। तो जाइए, जिन लोगों को भी आवश्यकता है अभी तक के पीडीएफ का, जीके जीएस का पीडीएफ है, बहुत सारे प्रश्न अभी तक बने हैं इससे और आपके आगे भी बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, वो था आपका कुमारी कमला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका आया था। तो कुमारी कमला की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा तो दोस्तों भरतनाट्यम आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अंतःकरण से धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, वो आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। किस अनुच्छेद से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। उससे पहले आपका जो कुमारी कमला वाला है उसको देख लेते हैं। कुमारी कमला दोस्तों आपका नृत्य पूछा गया था या वाद्य यंत्र पूछा गया था, ये दोस्तों आप लोग जरूर एक बार कन्फर्म कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अंतःकरण वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अनुच्छेद 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स तो आपका अनुच्छेद 65 हो जाएगा, सॉरी अनुच्छेद 25 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता का दिया गया है, ठीक है। इसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने की तथा धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद
25 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 है वो आपका क्या वर्णन करता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन आपका कहाँ है, तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में है, ठीक है। अनुच्छेद 26 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 की बात करेंगे तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 28 की बात करेंगे तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपके किस में है, तो ये दोस्तों आपका किस में है, तो आपका अनुच्छेद 28 में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न हमने आपको बताया था जब आपसे पूछा गया था कि 1983 का वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन से देश में हुआ था। उस टाइम ही हमने आपको सारे फैक्ट्स 1983 वर्ल्ड कप से जुड़े बता दिए थे, तो आज भी बताएंगे। तो देखिए 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन है जो कि किसने बनाया है, ये क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था, तो डेविड गोवर, ठीक है। डेविड गोवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 384 रन दोस्तों आपका बनाए थे। इसके अलावा भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन की बात करेंगे तो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा जो रन है वो आपका कौन बनाए थे, तो कपिल देव जी ने बनाए थे। कपिल देव दोस्तों आपके उस समय के क्या थे, तो कप्तान थे, ठीक है। उस समय के कप्तान थे और आपके भारतीय टीम के ऑलराउंडर थे, ठीक है। तो ऑलराउंडर प्रदर्शन किए थे आपके 1983 के वर्ल्ड कप में, और 303 रन भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन आपको इसी ने बनाए थे। इसके अलावा सर्वाधिक विकेट की बात करेंगे तो भारत के रोजर बिन्नी ने ही सर्वाधिक विकेट लिए थे, टोटल 18 विकेट। इसके अलावा विजेता की बात करेंगे तो भारत आपका विजेता बना था, लेकिन वहीं पर आपको बात कर ले जब उप विजेता का, तो उप विजेता फ्रेंड्स कौन बना था, तो उप विजेता आपका बना था वो आपका वेस्ट इंडीज़ बना था। कौन बना था, तो वेस्ट इंडीज़ दोस्तों आपका उप विजेता बना था। वहीं पर मेजबानी की बात करें तो इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है, दो जगह पे जिसका मेजबानी दोस्तों आपका हुआ था, इंग्लैंड प्लस वेल्स में, ठीक है। मैच की बात करेंगे तो मैच प्रति पारी 60 ओवर शामिल किए गए थे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 1983 से वर्ल्ड कप से आपका इससे ज़्यादा जो प्रश्न है आपका बन नहीं सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपका 1983 के वर्ल्ड कप के बाद आपका 2011 का वर्ल्ड कप, ठीक है। 2011 का वर्ल्ड कप बात कर लेते हैं। ये बात करना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1983 का भी वर्ल्ड कप आपका भारत जीता था और आपका 2011 का भी वर्ल्ड कप है तो किसने जीता था, तो दोस्तों आपको भारत ने ही जीता था, ठीक है। भारत ने ही आपका 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। और उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो कप्तान दोस्तों आपके महेंद्र सिंह धोनी थे, ठीक है। कौन थे, तो आपके महेंद्र सिंह धोनी आपके कप्तान थे। इसके अलावा उप विजेता टीम कौन था, तो उप विजेता टीम की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका कौन था, तो श्रीलंका था, ठीक है। इसकी जो मेजबानी है 2011 वर्ल्ड कप का वो आपका कहाँ पर हुआ था, तो संयुक्त मेजबानी दिया गया था भारत प्लस श्रीलंका प्लस बांग्लादेश, ठीक है। ये 3 जगह आपका मेजबानी दिया गया था, ठीक है, आपको 2011 के वर्ल्ड कप का। वहीं पर बात कर लें आपका 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो भी दोस्तों आपको कहाँ पर होना है, तो ये दोस्तों आपका भारत में ही होना है, ठीक है। भारत में ही दोस्तों आपका 2023 का वर्ल्ड कप होना है। 5 अक्टूबर से इसका जो मैच है आपका स्टार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है तेलंगाना का वो कौन सा त्यौहार है जो कि देवी काली को समर्पित है, तो इसका राइट आंसर आपका बोनालू हो जाएगा, ठीक है। बोनालू एक फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना का क्या है, तो तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो कि जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे ये जुलाई और अगस्त के आसाम माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बोनालू उत्सव देवी महाकाली की पूजा की जाती है। इसके अलावा 2014 में राज्य के गठन के बाद चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया था, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन गिवे का यहीं पर दे देते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि आपका 2014 में दोस्तों आपका तेलंगाना है जो कि आपका हैदराबाद से अलग हुआ था, लेकिन तेलंगाना दिवस, ठीक है, तेलंगाना दिवस किस दिन मनाया जाता है ये दोस्तों आपको बताना है। गिवे का ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तेलंगाना दिवस यानी कि तेलंगाना कौन से दिन अलग हुआ था 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है अलकनंदा और भागीरथी का संगम है जो कि कहाँ होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो दोस्तों हम आपको क्या बताएं, ये आपका सेकेंड शिफ्ट का जो गिवे का जो आपका वीडियो गिवे का जो प्रश्न था वही दोस्तों आपका ये क्वेश्चन ही था कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम आपका कहाँ पर होता है। विश्वास नहीं है तो सेकेंड शिफ्ट का वीडियो आज का जाके देख लीजिए, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न बच्चों ने उत्तर भी दिया है उसको भी आप देख सकते हैं, ये गिवे का प्रश्न था या आपका नहीं था, ठीक है। तो
इसका जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था सेकंड शिफ्ट के गिव में ही, तो देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग की बात करें तो भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंच प्रयाग में से एक है और यहाँ पर अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है और इस संगम के आगे ये संयुक्त जो नदी है वो आपका क्या कहलाता है, तो आपका संयुक्त नदी आपका गंगा कहलाता है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर हम चित्र भी कुछ लगा दिए हैं। देखिए एक तरफ से ये आपका गंगा नदी आ रहा है जो कि दोस्तों आपका भागीरथी है, एक तरफ से ये दोस्तों आपका अलकनंदा आ रहा है। ये दोनों दोस्तों आपका कहाँ पर मिल रहा है, तो ये दोस्तों आपका देवप्रयाग में आकर मिल रहा है और देवप्रयाग में आकर जब मिलता है तो ये नदी है जो कि दोस्तों गंगा का नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये पिक्चर आपके समझने के लिए लगा दिए हैं कि इस तरह से जब आपके भागीरथी और अलकनंदा आती है और एक जगह आकर मिलती है वो देवप्रयाग कहलाता है और उसके बाद उस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या था। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम पूछा गया था या सूत्र पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम दोनों को इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaOH आपका होता है। इसे दाहक सोडा यानी कि कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो जो भी प्रश्न पूछा गया हो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है आपका पीएम केयर फंड्स। ठीक है, पीएम केयर फंड्स के ट्रस्टी कौन कौन है। ठीक है, तो पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी की बात करेंगे ये दोस्तों कौन है, तो रतन टाटा आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। रतन टाटा के अलावा आपका केटी थॉमस और करिया मुंडा। ठीक है, केटी थॉमस और करिया मुंडा ये तीनों आपके पीएम केयर फंड्स के ट्रस्टी हैं। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वही दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। तो पीएम केयर्स फंड के नरेंद्र मोदी ही अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री की बात करें तो भारत सरकार फंड के पदेन ट्रस्टी होते हैं। ठीक है, बात करें रक्षा मंत्री के तो ये वर्तमान में कौन है, तो ये आपके राजनाथ सिंह है। इसके अलावा गृह मंत्री की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके अमित शाह जी हैं। वित्त मंत्री की बात करेंगे तो ये आपके निर्मला सीतारमण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों आपको क्या पूछा गया था, तो वो पूछा गया था कि PIL। ठीक है, PIL का फुल फॉर्म दोस्तों आपको क्या होता है, तो PIL का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में आपके जनहित याचिका, ठीक है, जनहित याचिका भी कहा जाता है। इसके अलावा पहली बार जो PIL है आपका 1985 में न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा जनहित याचिका यानी कि PIL पेश किया गया था। ये PIL हस्तक्षेप के अधिकार के प्रारंभिक नियम में छूट है और 1979 से पहले आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका ने प्रतिवादी के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित पक्षों से ही याचिका पर विचार किया है। ये जो PIL होता है समाज में बदलाव, सामाजिक कल्याण के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी जनता या व्यक्ति पीड़ित वर्ग की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर उपचार की मांग कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन अलकाली धातु का नहीं है। ऑप्शन में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम दिया गया था। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आपका लिथियम हो जाएगा। क्षार धातु की बात करें जो कि अलकाली धातु भी कहते हैं। रासायनिक तत्व में आपका लिथियम भी है, तो लिथियम इसका राइट आंसर नहीं होगा। सोडियम भी है, ऑप्शन में सोडियम भी था। पोटेशियम भी है, ऑप्शन में आपका पोटेशियम भी था। रोवेडियम और आपका सीजियम और फ्रेनेशियम ये सभी आपका क्या है, तो अलकाली धातु का है। इनमें से एक ऑप्शन और आपका क्या था वो अभी तक मिल नहीं पाया है। मेरे ख्याल से वही आपका राइट आंसर था, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बैंक में कुछ लिक्विडिटी के तौर पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों आपका CRR, ठीक है, CRR कहा जाता है। CRR का मतलब आपका कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों आपका इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में बैंकों को अपने कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पास नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। उनकी कुल जमा राशि का ये प्रतिशत नकदी आरक्षित अनुपात या CRR के रूप में जाना जाता है। नगद आरक्षित अनुपात के रूप में रखी गई राशि
तो आरबीआई को भेजा जाता है या बैंक की तिजोरी में रखा जाता है। तो आपके लिए जो गिव का जो सेकंड क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका यही है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण दोस्तों आपका कब हुआ था, आपको ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, अगला है आपका कि डैश को अमृत घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या पूछा गया है, तो डैश को अमृत घाट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका क्या होने वाला है, तो वो आपका होने वाला है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार को अमृत घाट के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बिंदुसार की बात करेंगे तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था कौन था, तो वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, उसी का बेटा था। कौन था, तो बिंदुसार था। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बता दें, ये दोस्तों आपका मौर्य वंश का संस्थापक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मौर्य वंश का आपका क्या था, तो संस्थापक था। इसके अलावा इसके जो गुरु थे वो दोस्तों कौन थे, तो आपके कुमार कौटिल्य। ठीक है, कुमार कौटिल्य दोस्तों इसके गुरु थे, चाणक्य कौटिल्य। इसके अलावा कौटिल्य के बचपन का नाम आपके विष्णुगुप्त भी हैं, जो कि बाद में चल कर मौर्य साम्राज्य का या चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, इसके अलावा बिंदुसार के बाद शासक आपके अशोक बनता है। अशोक महान के नाम से जाना जाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र होता है। अशोक मौर्य वंश का एक भारतीय सम्राट था। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ I2U2। ठीक है, I2U2 दोस्तों आपका क्या फुल फॉर्म इसका पूछा गया था, ये पहले भी पूछा जा चुका था आपका। तो I2U2 का मतलब होता है, I2 मतलब 2 I और U2 मतलब 2 U। ठीक है, तो एक I से आपका इंडिया हो जाता है, एक I से आपका इजराइल हो जाता है, एक U से आपका यूनाइटेड स्टेट हो जाता है और एक U से आपका यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाता है। ठीक है, I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एक गठित समूह है। इसमें पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। I2I2 का गठन की बात करेंगे तो अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेर वंश का सिंबल क्या था, तो चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों आपका धनुष बाण है। ठीक है, धनुष बाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेर साम्राज्य की बात करेंगे तो प्राचीन द्रविड़ राजवंशों में से एक था, जिसने प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में केरल के वर्तमान राज्यों और तमिलनाडु के कुछ हिस्से पर शासन किया था। इस चेरों को दोस्तों आपको क्या, तो केरल पुत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा चेर का जो शब्द का अर्थ होता है प्राचीन तमिल में पहाड़ की गिरावट होता है। और चेर समाज की राजधानी की बात करेंगे तो वंजी इसकी राजधानी होती है। और सबसे लोकप्रिय चेर शासक की बात करेंगे तो सेन गुट्टुवन, ये आपके सबसे प्रसिद्ध शासक थे। संस्थापक का अभी तक नाम पता अभी नहीं चल पाया है कि इसके जो संस्थापक थे वो आपका कौन थे, इसका जो आपका स्थापना है वो आपका कैसे हुआ था। ठीक है, इसके अलावा साम्राज्य का अंतिम शासक था आपका चेरमन पेरुमल। ठीक है, इसके अलावा चोल साम्राज्य का आपका अगर पूछ दिया जाए तो आपका कूदता हुआ भाग आपका इसका सिंबल था चोल साम्राज्य का, चोल का। और पांड्या का आपका पूछ दिया जाए तो 2 मछली आपका पांड्या का सिंबल था। चेर का तो आपका धनुष और बाण इसका राइट आंसर है। और आपका सिंह चतुर्मुख, ठीक है, ये दोस्तों आपका किसका है, तो इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है तो आपको हम PDF में सुधार कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, तो आपको बता दें स्वराज हमारा जन्मसिद्ध जो अधिकार है वो नारा है वो दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इसका जो पूरा नारा है स्वराज हमारा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही गढ़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संगीतकार शरण रानी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है, तो सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत शरण रानी सरोद से संबंधित है, वो भारत की पहली महिला सरोदवादक हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शरण रानी भारत की संस्कृति राजदूत थी और 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किसे, तो शरण रानी को। अगला जो है आपका वो पूछा गया था अनटचेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनटचेबल बॉय से नाम से तो अभी तक कोई पुस्तक मिल नहीं पाया है, लेकिन एक पुस्तक है आपका अनटचेबल जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा 1935 में प्रकाशित किया गया था, उनका पहला उपन्यास था। ठीक है, तो अनटचेबल आ गया तो आपका मुल्क राज आनंद आ जाएगा। इसके अलावा इनके बाद कूली 1936 में प्रकाशित हुआ था। एंड आपका टू लीव्स एंड द बर्ड आपका 1937 में प्रकाशित पुस्तक था। लेकिन बॉय के नाम से भी एक पुस्तक है आपका, तो वो है आपका ए सूटेबल बॉय जो कि नामक उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, जो कि 1993 में प्रकाशित हुआ था। तो मेरे ख्याल से आपका ए सूटेबल बॉय ही होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कन्फर्म जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स, वो पूछा गया है इंग्लिश का, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ काल्म। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो सकता है, आपका एजिटेटेड हो सकता है, एंग्री हो सकता है, इंस्लेमेंट हो सकता है, रेस्टलेस। ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ सबटेल, तो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ प्रीशियस, तो द सिनोनिम्स ऑफ प्रीशियस का आपका हो जाएगा कॉस्टली यानी कि वैल्यूएबल, आपका एक्सपेंसिव। ये दोस्तों आपका प्रीशियस का आपका सिनोनिम्स है। इसके अलावा बात कर ली जाए एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स का जो आपका होता है वो आपका चीप होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, एंड रीजनेबल। ये दोस्तों आपका एंटोनिम्स होता है। इसके अलावा आपका जो पूछा गया था व्हाट आर द एंटोनिम्स ऑफ कंसेंसस, तो इसका जो आपका हो जाएगा एकॉर्ड हो जाएगा, कंसेंसट हो जाएगा, हार्मोनी हो जाएगा, एनेमिटी हो जाएगा, यूनिटी एंड कॉन्कॉर्ड। ये दोस्तों आपका इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एक इडियम भी पूछा गया है, बैक सीट ड्राइवर का एक इडियम पूछा गया था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि मगध के जो सिपाही थे, आपका मगध के सिपाही, ठीक है, मगध के सिपाही आपका बहादुर शाह जफर से, ठीक है, मगध के सिपाही बहादुर शाह जफर से आपका मिलने कब पहुँचे थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर से मिलने कब पहुँचे थे, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका मगध का जो सिपाही है आपका मिलने के लिए कब पहुँचे थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था। ठीक है, तो आपके लिए जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो हम छोड़ के जाते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो हमने आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो 1857 का जो क्रांति हुआ था, ठीक है, 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, जैसा कि आपका कल के शिफ्ट में पूछा गया था लखनऊ से, उस प्रकार आपको बताना है दिल्ली से नेतृत्व है जो कि किसने आपको किया था। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। वहीं पर आपका चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आपका चौथा क्वेश्चन आपका है